हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा आतिफ जुल्फ़िकार के प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर में होने वाली बड़ी सियासी बैठक को, और ये बैठक थी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनके फर्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनके दरमियान, और इस मुलाकात में मरीम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज ये भी शरीक थे, और बाद में मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस मुलाकात में शरीक हुए। एक ज़ोहराना था जिस पर यह मुलाकात हुई। ये मुलाकात क्या नताइज सामने लाएगी, किस नुक्ते पर हुई और इसका हतमी रिजल्ट क्या निकलेगा, यह है आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़, और हमारी गुफ्तगू इन मौज़ूआत पर रहेगी और हम आपको बताएंगे कि इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। सबसे पहले राय साहब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कहते हैं, क्या ये मुलाकात जिस माहौल में हुई है उसमें वाकई कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा? और बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। ये जहाँ तक इस मुलाकात का तल्लुक़ है, इस मुलाकात को हम शरीफ ख़ानदान और आसिफ भुट्टो ख़ानदान या आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़ानदानों के दरमियान मुलाकात भी कह सकते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक मुलाकात कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक इंतहाई गैर मुतवक्को और अचानक कम अज़ कम इन पार्टी की जो दूसरी लेवल की लीडरशिप है उनके लिए या जो साफ़ी हैं उनके लिए, तबसरा निगारों के लिए बड़ी अचानक मुलाकात थी। और चूँकि ये मुलाकात एक अचानक थी, अगर ये वैसे एक मुलाकात होती जैसे होती रहती हैं सियासत में मुलाकातें, वो तो इसको आप इतना ज़्यादा वो उस तरह की अहमियत नहीं भी दी जाती। लेकिन ये जिस तरह अचानक मुलाकात हुई और ये जो बिल्कुल एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे पिछले दिनों, बल्कि पिछले चंद माह के दौरान, तो उस हवाले से इस मुलाकात को रातों रात बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। अब उस मुलाकात के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो तो एक मैं तो उसको कम से कम एक रस्मी गुफ्तगू समझता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी इनके दरमियान तय होना था वो उससे गुज़श्ता एक हफ़्ता 10 दिन पहले वो चीज़ें तय हो चुकी होंगी। उसके बाद ये मुलाकात अरेंज हुई, अगरचे कि अनाउंसमेंट उसकी अचानक हुई। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि बीमार हैं और वो बरेज़ी खाना खाते हैं, वो उन्होंने खाना भी नहीं खाया वहाँ पर, अपना खाना उनका घर से आया और उन्होंने खाया, लेकिन वो उस मुलाकात में शरीक होने के लिए ज़रूर गए। ऐसे मौके पे कि जब इमरान खान साहब चाइना में थे, हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका में थे, और उस वक्त जो इस मुलाकात का होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक सवाल भी किया गया शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब ये क्या किसी इशारे पर मुलाकात हुई जिसका उन्होंने खासा बुरा मनाया, लेकिन बहरहाल इसको जो सियासी तबसरा निगार हैं वो तो यही कहते हैं कि जी ये मुलाकात कम से कम इस सिग्नल के बाद हुई है। अचानक से मुराद है कि इतना ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगा, अचानक ही बुलाई गई। तो कम से कम ये यकीनदानी इनमें से किसी फरीक को या कम से कम दोनों को ये ज़रूर है कि अब अगर ये आगे को मूव करते हैं तो फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कम से कम न्यूट्रल रहेगी। मतलब किसी का साथ देना तो बात की बात है, लेकिन कम से कम न्यूट्रल रहेगी। तब ये मुलाकात हुई और तब इस पर मामला में आगे बात हुई है। फिर अंदर की खबरें भी आई बहुत सारी कि जी उसमें बहुत सारी चीज़ें भी एक्सचेंज हुई। मरीम नवाज़ साहब ने टेलीफोन पर बात भी करूँगा आसिफ अली ज़रदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब के साथ। फिर वो जो कोई एक मुबैना किस्म की लिस्ट थी PTI के अरकान असम्बली की जो मुस्लिम लीग नून ने जिनको ओके किए हुआ आइंदा टिकट के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें शेयर हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें शेयर हुई हैं तो यकीनन मामला फिर बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब चीज़ें सुना है कि तय होनी है कि पहले अदम अतमाद किसके खिलाफ आएगी। 4 टारगेट्स बताए जा रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब। तो ये तो एक वो चीज़ें थी जो सामने आई। अब आप बताएं कि आपके पास इस हवाले से क्या खबरें और आप इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं? और ऐसा हालिया जो सियासी मंजरनामा है उसमें ये मुलाकात बड़ी अहम है। मैं कुछ अर्सा से ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा अपोजिशन है ये मौजूदा हुकूमत का या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी तक मैं उस जो नज़रिया है या उस ख्याल है उस पर कायम हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए अब इलेक्शन में आखिरी 15 माह रह गए हैं। आखिरी 15 माह का मतलब ये है कि अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी आ रहा है। फिर इन्होंने एक लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट किया है। लॉन्ग मार्च की जो अनाउंसमेंट है वो इन्होंने की है 23 मार्च को। 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी फरमारवा हैं वो भी आ रहे हैं, सऊदी प्रिंस वो भी आ रहे हैं। फिर 23 मार्च को यहाँ पे पाक फ़ौज की तरफ से भी एक जो रवायती परेड होती है वो भी हो रही है। तो हुकूमत इससे नहीं हिलती। क्या ये तरीके अदम एतमाद करेंगे? तो ये याद रखें
कि तहरीक अदम एतमाद अगस्त 2019 में भी हुई थी, जिसमें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इन्होंने तहरीक अदम एतमाद की थी और वो तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन हार गई। अभी रिसेंटली जो स्टेट बैंक का बिल है, अपोजिशन की अक्सरियत थी, वो हार गई। नेशनल असम्बली, वहाँ पर तो अपोजिशन की अक्सरियत भी नहीं है। ये सारी तो दूसरी डायनामिक्स है। जो असल बुनियाद है जिसकी तरफ आपने भी बातों में इशारा किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल कभी रही है या कभी होगी, और ना आज भी है। मेरा ये ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पसंद करती है। इमरान खान से कोई थोड़ी सी गिले शिकवे भी हैं, नाराज़गियाँ भी हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल इमरान खान के साथ है। अगर वो इमरान खान साहब के साथ ना होती तो इमरान खान साहब ये स्टेट बैंक का बिल जो है वो पास नहीं करवा सकते। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारी बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी के साथ साथ मईशत का जो मामला है उसको भी बराह रास्त देख रही है। IMF के साथ जो मुआहदा हमने किया है, उस मुआहदे के तहत हमने कुछ मज़ीद कानून साजी करनी है, जो हम जून जुलाई तक, उसकी जो डेडलाइन है, हमने जून जुलाई तक वो कार्रवाई करके देनी है। तो ये जो मुलाकात हुई है, इसमें जो भी फैसले ये करें, जो हमारी IMF के साथ कमिटमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की नहीं, उन इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारों की भी है जो इस हुकूमत को चला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक बड़ा धचका लगेगा। मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी हुकूमत आखिरी स्पेल में है, लोग डिसअपॉइंटमेंट भी है, लोग मायूस भी हैं, महंगाई भी कंट्रोल में नहीं हो रही, बिल्कुल धचका लगेगा। लेकिन आप ये कहें कि हुकूमत चली जाए तो नहीं जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा एक और छोटा सा बैकग्राउंड भी बता दूँ। पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको अपना थीसिस दिया, अभी इमरान खान को छोड़ नहीं रही। बहुत सारी वजूहत हैं, उसकी अलग किसी दिन उसकी सिटिंग करेंगे कि क्यों नहीं छोड़ रही, वो एक अलग सिटिंग की मुतकाजी है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई बड़े फैसले करने, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला करना है, या मौजूदा जो चीफ है उनकी एक्सटेंशन का फैसला करना है। और इमरान खान साहब से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो मौजूदा जो हमारे सिपहसालार हैं उनको तोसी दे दें, बिल्कुल ये तवक्को आप कर सकते हैं। और ये भी तवक्को कर सकते हैं कि वो किसी नए को सरबराह लगा दें। तो ये जो अहम पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो अभी इंटैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, शायद उनकी, मेरी इतलात के मुताबिक शायद उनकी जो तारीख है वो आगे शायद चली जाए। आप अभी अगले 2 माह में, 1.5-2 माह में रमज़ान आ रहा है, तो फिर पीछे बाकी क्या टाइम रह जाएगा? पीछे बाकी तो चंद महीने रह जाएंगे जिनका पता भी नहीं लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि फ्रॉम डीप इनसाइड पीपल्स पार्टी, फ्रॉम डीप इनसाइड नून लीग, शायद बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। आप देखें ना कि आज तक अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जिन अपोजिशन के अरकान सेनेट ने नाकाम बनाई थी, क्या दोनों जमातों ने उनके नाम सामने लाए? किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? अभी जो स्टेट बैंक का जो बिल है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई कि क्यों अपोजिशन के सेनेटर्स नहीं रहे? सब ने अपनी अपनी वजूहात बयान की। तो इशू ये है कि अभी तक जो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, अभी तक इमरान खान साहब के हाथ में है। एक आखिरी मिसाल दूंगा, आपको याद हो 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी वो बेनज़ीर हुकूमत के साथ नहीं थी। एक नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, और उस वक्त जो बेनज़ीर के साथ उस वक्त की इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, एक सिर्फ वाहिद इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उन्होंने उस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस की मूव थी उसको नाकाम बना दिया था। एट दैट टाइम नाकाम बना दी थी नो कॉन्फिडेंस की मूव। इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, अपोजिशन बड़ी मजबूत थी, मजहबी जमातें थीं, राइट विंग, नून लीग, सारी जमातें, IJI वो बनी हुई थी उस वक्त, ठीक है, बल्कि बनाई गई थी खुसूसी तौर पे। लेकिन हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं अरकान पार्लियामेंट को ख़रीदने के, उनको ल्योर करने के, तरक्याती स्कीमें होती हैं। जो आपने बात की कि कुछ जो अरकान पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली के अरकान की या सूबाई असम्बली के अरकान की एक लिस्ट है
नून लीग के पास, जो आना चाहते हैं पीटीआई में जो पीएमएलएन में आना चाहते हैं पंजाब के अंदर से। तो नून लीग का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक हलके में उनके पास 4 उम्मीदवार हैं। वो किस उम्मीदवार को अपने जो थ्रू आउट मुश्किल वक्त में उनके साथ जो उनके पार्टी रहनुमा साथ रहे, उनको इग्नोर करके वो पीटीआई के लोगों को लाएं कि जी आप आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल उनके मफाद में नहीं है। इलेक्शन होना नून लीग के मफाद में है, नो कॉन्फिडेंस होना पीपल्स पार्टी के मफाद में है। और जब वो कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस हो जाए, हो गया, फर्ज कर लें, लेट्स प्रेज्यूम एक फॉर टाइम बीइंग एक बात कर लेते कि नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो फिर नो कॉन्फिडेंस में क्या कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल हो जाएगी? आंसर इज नो। कौमी असम्बली की मुद्दत तो वही 5 साल रहेगी जो पहले से कंटिन्यू करती आ रही है। 12 माह के लिए, 15 माह के लिए, 10 माह के लिए हुकूमत करनी है। मेरा नहीं ख्याल ये पीपल्स पार्टी के भी हक में है। शायद वो गैलरी को खुश करने के लिए कोई मूवमेंट करे, और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो तरीके अदम एतमाद लाएंगे 3 शख्सियात के ख़िलाफ़। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लेके आएंगे, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ लेके आएंगे, और इसके साथ साथ मुमकिन है साथ साथ वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लेके आएँ। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद इतनी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि वजूहत मैंने आपको बताई हैं। तो अब देखें होता क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। लेट्स प्रेज्यूम कि अगर तरीक़े अदम एतमाद आ भी गई तो मैं नहीं समझता कि वो शायद कामयाब हो। वजूहत भी मैंने आपको थोड़ी सी बताई हैं। कुछ ऐसी वजूहत हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस टाइम पे आपसे शेयर की जाए, लेकिन जितनी मालूमात है, मोटी बात मैंने आपको शेयर कर दी है। तो राय साहब, आप क्या कहते हैं? मेरी तो राय ये बड़ी क्लियर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माजी करीब में गुज़श्ता 1-2-3 सालों में जब भी ऐसी कोई बात हुई है, तो जब भी ये बात सुनने में आई कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन हुआ अमल वही जो कि आपने बात की कि जब वक्त आया तो फिर वो उन्होंने हुकूमत का ही साथ दिया, उनका हाथ उनका हुकूमत के सर के ऊपर नज़र आया। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो ये आप कहते हैं कि शायद वो न्यूट्रल हो गया, उनका ये कहना है कि जो IMF वाला बिल है वो चूँकि एक मजबूरी थी, इनकी इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी, वो शायद एक स्टेट रियासत ने एक एग्रीमेंट किया था, उसको पूरा करना था, तो इस वजह से उनको वो करवाना पड़ा, लेकिन उसके अलावा उनके साथ नहीं है। लेकिन ये पता तभी चलेगा कि जब आगे की कोई बात आएगी। वो आपने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो एक बात की, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मेरे ज़हन में आ गया कि उन दिनों अखबारात में ख़बर छपी थी कि उनके एक वज़ीर ममलिकत थे, गालिबन कोई ख्वाजा अहमद तारिक रहीम या कुछ इस तरह करके उनका नाम था, वो अपोजिशन के साथ मिल गए थे। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमसे जो नहीं वो 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। उस ज़माने में 2 करोड़ रुपये बड़ी रकम होती थी। तो जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अदम एतमाद से 1-2 दिन पहले, और जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं अब उधर हूँ अपोजिशन के साथ, तो वहाँ पर उनसे एक सवाल हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। तो उनसे ये सवाल हुआ और कि जी आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए कि आपने 2 करोड़ रुपए मतलब रिश्वत तलब की है अपनी वफादारियाँ तब्दील ना करने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उनसे लेकिन ये बात आधी दुरुस्त है। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपए भी मांगे थे, एक थान लट्ठे का और एक डब्बी गोल्ड लिफ्ट की भी साथ मांगी थी। तो ये एक बड़ा उस वक्त एक मजाक बना था। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग उनके मफाद में तो ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन और पीपल्स पार्टी कहती है कि चले प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी एक वो कहते हैं ना कि एक टैग की ज़रूरत है कि बिलावल के नाम के साथ भी एक साबिक वज़ीर आज़म का टैग लग जाए, तो वो ये भी एक उनकी एक उसमें दिलचस्पी है। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी जो है, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो ना सही, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है अगर उन्होंने वो कोई अदम एतमाद आती भी है तो तब भी, और अगर नहीं आती तो तब भी, ये जो मुलाकात की है तब भी, ये उनको जब तक कि कहीं से वो मुबैना सा इशारा ना आ जाए उस वक्त तक वो अपनी जगह से हरकत नहीं करते। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आ सकती है। लेकिन बहरहाल एक उन दोनों जमातों में जो मुलाकात हुई है उनमें अदम एतमाद की फ़िज़ा ज़रूर, और एक दूसरे को ये मशकूक नज़रों से ही देखते हैं जो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हैं, PMLN भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। राय साहब, आपने अपना जो नज़रिया है वो दिया और अपना ख्याल दिया, और मैं अपनी बात जो है वो कर रहा हूँ और की है मैंने। मेरे ख्याल में आने वाले जो 50 दिन हैं वो पाकिस्तान की सियासत का कोर्स वो तय करेंगे। और मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो 50 दिन हैं आने वाले, इनमें ये बात तय हो जाएगी
कि ये कंपनी चलेगी, यही कंपनी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपका ये ख्याल है कि शायद ये कंपनी नहीं चलेगी और इन 50 दिनों के अंदर शायद गेम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए और अपोजिशन के हक़ में हो जाए। वक्त बताएगा और अगले जो 50 दिन हैं वो डिटरमिन करेंगे कि मुल्क में क्या होता है। एजाज़ सैयद को और राजा आतिफ जुल्फ़कार को इजाज़त दीजिए।